नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड 12वीं के पॉलिटिकल साइंस सीरीज को शुरू कर रहे थे, जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया था। तो उसका मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया है। ऑप्शन से भी अगर कोई क्वेश्चन बन पा रहा है तो उसके बारे में भी मैंने उस दोनों वीडियो में बता दिया है। और लगभग कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस सारे पे मैंने क्या करा है, थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में ही बताया है, ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें उसमें भी हेल्पफुल हो। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी मॉडल पेपर का हम लोग क्या करते हैं, तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें, और देखते हैं आज कितना क्वेश्चन हो पाता है, फिर शो करेंगे। और ये वीडियो आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही। अगर भविष्य में आप किसी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो उसमें भी यह हेल्पफुल होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, गलती था, आप लोगों ने देखा ही था। क्या क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, 30 कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, पूरा डिटेल में सारा कुछ हम लोग बात कर चुके हैं पहले और दूसरे वीडियो में। यदि आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, चैनल पे ही पड़ा हुआ है, अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने अपलोड किया है। तो उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो ये वीडियो आपको ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में डिटेल में पहले बता दिया है उसको फिर से यहाँ पर रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं हम लोग कितना अनुच्छेद है, टोटल 395 अनुच्छेद है ना। तो अब टोटल 395 अनुच्छेद ही है। इसमें पूछा कि किस अनुच्छेद में वर्णन है, 1985 ऑप्शन है, 2001 है, 1993 है। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा क्या इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है ना। बोर्ड वाला, बिहार बोर्ड वाला भी थोड़ा सा एक फ्यूज है। तो चलिए, तो आप हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग भी, कि संविधान के भाग 20 में आर्टिकल नंबर 368, भाग अगर पूछे तो भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है, वर्णन है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का मतलब संविधान में कुछ जोड़ना या कुछ हटा देना, घटा देना, है ना। तो ये क्या कहलाता है, संशोधन, यानी कि संविधान में बदलाव। तो आर्टिकल 368 के तहत या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर भाग पूछे तो भाग 20 के तहत, ठीक है। तो क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, है ना। और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, है ना, कि आपके एग्जाम में ये इससे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन पूछ रहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो मैं अच्छा, ये पहला बार है, इसको डिस्कस नहीं किया, तो उसमें थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ। तो आंसर तो ईजी है, न्यायमूर्ति फजल अली। तो देखिए, आयोग क्या होता है आप जानते ही होंगे, कुछ खास लोगों का किसी खास काम के लिए बनाया गया ग्रुप, है ना। वो भारत सरकार भी बनाती है या अलग अलग पार्टियां भी बनाती हैं। तो भारत सरकार ने क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे फजल अली, उनके नेतृत्व में राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि भारत में जो राज्य है वो कितने होने चाहिए, किस आधार पर उसको तोड़ा जाए और फिर अलग अलग बनाया जाए, इसके लिए क्या करा गया था, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया था, गठन किया था, जिसको सलाह देना था कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या क्षेत्र के आधार पर किया जाए, कि कलर बेसिस और धर्म के आधार पर, और भी बहुत सारा चीज़ें फैक्टर। धर्म तो खैर नहीं था क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रकोप हो चुका था, देश का विभाजन। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में होती है ना। किसके नेतृत्व में, तो उस कमिटी, कुछ लोगों का ग्रुप है, तो उसमें कोई एक हेड व्यक्ति होगा ना, उस हेड व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, उस कमिटी का अध्यक्ष कहते हैं या चेयरमैन कहते हैं, समझे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। इस आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। 3 साल बाद राज्यों का रिसर्च किया, स्टडी किया, फिर इन्होंने बताया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है ना। तो इसी के आधार पे, तो देखिए गठन कब हुआ ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये पूछा गया क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1956 में दी।
तो इस रिपोर्ट के आधार पर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो 14 राज्य और प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया इसी रिपोर्ट के आधार पे, है ना। क्यों किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग? तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो अभी का जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है उस समय उसमें तेलंगाना भी शामिल था। उस क्षेत्र के लोग क्या है तेलुगु बोलते थे, फिर नीचे तमिलनाडु वाले लोग तमिल बोलते थे, कर्नाटका वाले कन्नड़ बोलते थे, केरला वाले मलयालम बोलते थे। तो तमिल जो पहले जो अभी तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, ये सम्मिलित रूप से क्या चेन्नई राज्य था। तो तमिल क्षेत्र के जो तमिल रीजन के लोग जो तमिल बोलते थे वो अपना अलग राज्य चाहते थे। आप लोगों ने किताब में पढ़ा, डिटेल में दिया हुआ, मैंने भी क्लास में डिस्कस किया। तेलुगु वालों के लिए अपना अलग राज्य चाहते थे। उसी में पट्टू श्री रामालू नाम के व्यक्ति थे, वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। लगभग 52 दिन या 53 दिन तक वो क्या भूख हड़ताल पर रहते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी मांग क्या रहती है भूख हड़ताल की, कि हमारे तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए, देश नहीं राज्य। तो उनकी हत्या मतलब डेथ हो जाती है भूख प्यास से, भूख खुद ही थे। तब जाकर भयानक दंगा फसाद होता है। तब सरकार जल्दी जल्दी में क्या करती है, 1953 में ही आंध्र प्रदेश को क्या करती है, अलग राज्य बना देती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो कौन था वो? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, फिर इसी राज्य बन जाता है तो उसी के आधार पर क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। फिर वो रिपोर्ट जब आंध्र प्रदेश बन गया भाषा के आधार पर अलग राज्य, तो अन्य क्षेत्रों में भी मांग की जाने लगी, है ना। तो वहाँ पे भी अलग अलग राज्यों का निर्माण किया जाने लगा। खैर ये तो लंबा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे तो लंबा चल जाएगा। तो ये था, इसमें तो समझ में आ गया। तो क्या क्या समझ ले इस क्वेश्चन से कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। इसने रिपोर्ट कब दिया? 1956 में। रिपोर्ट के आधार पर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसके अध्यक्ष तो बता दिए फजल अली थे। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कितने थे, कौन था? आंध्र प्रदेश। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अभी वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन आ ही गया है ना। क्वेश्चन नंबर 32, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो जानते हैं किसका? अरुणाचल प्रदेश। गलत। इसका आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? 1953 में। अभी यह स्टोरी बताया था कि पट्टू श्री रामालू नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या भूख हड़ताल किया था 52 या 53 दिनों तक। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, खूब भयानक दंगा फसाद हुआ। तो तेलुगु रीजन का जो अलग क्षेत्र है उसके लिए क्या अलग मतलब क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, समझे। जैसे कि अभी है ना बिहार में मिथिला राज्य का मांग किया जा रहा है, मैथिल रीजन जो उधर मिथिला भाषी लोग के लिए अलग से किया जा रहा है, उसी तरह से वहाँ पे किया गया था, तो वहाँ पे गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, है ना। तो देखिए आप भी तो उप प्रधानमंत्री तो आंसर पहले जान लीजिए, सरदार पटेल। तो अब उप प्रधानमंत्री वाला सिस्टम अपने देश में नहीं अपनाया जाता। अभी तक 3 को ही उप प्रधानमंत्री कोई ऑफिशियल संवैधानिक पद है नहीं हमारे देश में। वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए लोग, पार्टी के लोग अपना मैनेज कर देते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा वैसा आप लोग स्टोरी पढ़े ही होंगे। फिर आपको अभी तक 3 उप प्रधानमंत्री बने, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर एक मोरारजी देसाई, फिर आपको एक अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी, अटल जी के टाइम पीरियड में बने थे। तो 3 अभी तक उप प्रधानमंत्री बने। उसमें से पहला उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल, है ना, नेहरू जी के कैबिनेट में, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। अगला देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने क्या डिटेल में आप लोगों को क्या डिटेल में डिस्कस कर चुका था, बता दिया था इस क्वेश्चन के बारे में। पहला दूसरा वीडियो में किसी न किसी में मैंने लंबा करा था, है ना, कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध के बाद समझौता भी होता है ना, बातचीत शांत करने के लिए। तो 1966 में क्या होता है, ताशकंद समझौता। ताशकंद वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी। उस समय सोवियत रूस जो था, सोवियत संघ, उसका एक क्षेत्र हुआ करता था। तो वही होता 1966 में क्या, ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए, बता दिए थे कौन? 1965, 1971, 1999। तो 71 के बाद 72 में भी एक समझौता होता है, उसे क्या कहते हैं, शिमला समझौता। वो मैंने डिटेल में बताया था, वीडियो पहला दूसरा देख लीजिए, उसमें ज़्यादा अच्छा से बताएं डिटेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कांग्रेस में युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो ना, युवा तुर्क का मतलब जो कांग्रेस का वो तबका हुआ, यूथ ब्रिगेड, जो थोड़ा सा क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी टाइप का सोच रखता है। तो उसमें अब तो ये लोग तो जाने नहीं जाएंगे, चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर जो थे वो और चंद्रशेखर आज़ाद नहीं,
है ना, आज़ादी के बाद का कांग्रेस की बात हो रही है ना, स्वतंत्र, आपके पॉलिटिकल साइंस का नाम ही है एनसीईआरटी का, स्वतंत्रता के बाद का भारत, है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति तो उसका है। तो चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन, डिटेल में सब पढ़े हैं, है ना। चलिए, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहले बार आम चुनाव का मतलब लोगों को आम चुनना था या आम दिया गया था? नहीं, लोकसभा का चुनाव। पहला आम चुनाव का मतलब लोकसभा का चुनाव। तो पहला लोकसभा चुनाव यानी कि जिसमें हम लोग सांसद चुनते हैं। सांसद क्या चुनता है? प्रधानमंत्री चुनता है। प्रधानमंत्री क्या चुनते हैं? अपना कैबिनेट चुनते हैं, मंत्री परिषद चुनते हैं, ठीक है। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कर देता हूँ। 1951 में आपको क्या, अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, नवंबर में चुनाव शुरू होता है 1951 में, और फरवरी 1952 में फाइनल होता है, ठीक है। फरवरी 1952 में फाइनल होता है। इस लेकर के क्या इसको माना जाता, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसी को चुनाव मान लिया गया। तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। तो कहेगा कि नेहरू जी तो 47 में प्रधानमंत्री बन गए थे, तो बिना चुनाव का, संविधान सभा का जो चुनाव था संविधान सभा ने चुना था उनको, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट को, पहला प्रेसिडेंट 1950 में बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। उनको भी संविधान सभा ने ही चुना था, उनका भी इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। क्यों? इसे सोचने की बात है। चुनाव करवाने का काम किसका है? चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग का गठन ही कब होता है? 1950 में होता है। तो इसके बाद है ना चुनाव होगा, 50 में गठन होता है, 51 से अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहला आम चुनाव कब होता है? 1952 में। चलिए, क्वेश्चन, कोई दिक्कत क्वेश्चन और कुछ? चलिए, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो जानते हैं, बताओ। उस समय संविधान सभा के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो वही प्रथम कानून व्यक्ति थे, कानून क्या बोलते हैं, प्रथम कानून मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, आप कहेंगे। हाँ, तो राष्ट्रपति बने 1950 में, लेकिन 1950 से पहले 1947 में जो सरकार बनी थी तो उसमें कृषि मंत्री ये थे, राजेंद्र प्रसाद। पटेल जी क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री, अभी पढ़े थे, है ना। और राजवारों से संबंधित मामला भी यही देखते थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मजबूत है, विद्यमान है ना, या मौजूद है? तो अब हमारे देश में क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था। मतलब हमारे देश में कोई एक ही पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टी। आप देखना लीजिए, अब तो दो पार्टी का नाम तो हमेशा मुख्य पर रहता है, याद जानते हो, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, है ना, कांग्रेस पार्टी, ये दो तो है ही। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी। बिहार में आ लीजिए, बिहार का क्षेत्रीय पार्टी में आपको जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार का, राजद, लालू जी का ललटेन छाप, है ना, राजद, राष्ट्रीय जनता दल। फिर और एक क्या, लोजपा, रामविलास पासवान वाला, चिराग पासवान जो अभी लीड कर रहे हैं वो। अब जनसुराज भी बनने वाला है, जनसुराज का भविष्य हमको दिख रहा है, अच्छा बदलाव लाएगा ये भविष्य में, हो सकता है। तो चलिए, है ना, तो मल्टी पार्टी सिस्टम वह शासन व्यवस्था जिसमें बहुत सारे पार्टियां हो सके, उसे क्या कहते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था। तो अपने देश में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था। बहु मतलब बहुत, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, दल मतलब पार्टी, बहुदलीय व्यवस्था है। देख लिए, बहुत सारा आप लोग पढ़े भी है ना कि इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है। अभी तो वर्तमान में कितना, 5 गो राष्ट्रीय दल है, बाकी क्षेत्रीय दल है, सब अलग अलग कैटेगरी है। तो हम आम आदमी पार्टी तो छोड़िए, अभी राष्ट्रीय पार्टी बना है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और इसके अलावा कौन है? 2 और पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक दलीय पार्टी सिस्टम कहाँ पे? सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना में। चीन जो है, चाइना में एक ही गो पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय, वहाँ पे एक को पार्टी होगा, वहाँ पे अलग अलग कोई पार्टी नहीं। द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में चल जाए, है ना। अमेरिका में देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी, जो बाइडेन का डेमोक्रेटिक पार्टी, 2 को पार्टी है, वहाँ 2 को पार्टी चलता है। यूके में भी, इंग्लैंड में भी क्या, 2 ही पार्टी सिस्टम है। तो अपने यहाँ क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। चाइना में क्या है? एक दलीय व्यवस्था, है ना। और यूएसए और यूके यानी कि ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में क्या, द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय मतलब जहाँ पे 2 को पार्टी हो, एक दलीय मतलब एक ही। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो देखिए, आप लोग पढ़ते ही जानते हो कि नीति आयोग, है ना। योजना आयोग को तोड़ करके, समाप्त करके, है ना, जब मोदी जी आए तो इन्होंने क्या कर दिया था? नीति आयोग बना दिया था। तो आप क्वेश्चन इससे बनता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन आपको हुआ था 15 मार्च 1950 को। ये जो योजना आयोग है उसका गठन हुआ था 1950
इसका गठन, योजना आयोग का गठन आपको हुआ था 1950 को, ठीक है, योजना आयोग का। तो योजना आयोग आपको 2014 तक चला। मोदी जी जब आए तो 1 जनवरी 2015 से, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया, नीति आयोग, उसी का नाम बदल दिया, कुछ उसमें ढांचा में भी कुछ परिवर्तन किया और उसका नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। और एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि योजना आयोग का जो है ना अध्यक्ष कौन होता है, या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, भारत के प्रधानमंत्री, वही क्या होते हैं, नीति आयोग के। अब तो योजना आयोग तो रहेंगे नहीं, नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते थे। नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन होंगे वर्तमान में, बताओ, भारत के पीएम कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। चलो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दिए हुआ है। वित्त आयोग, ये क्या है, एक संवैधान, अच्छा हाँ, नीति आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। इसका जो है ना आपको स्थापना आपको 1951 में होता है। वित्त आयोग का स्थापना क्या होता है, 1951 में होता है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है राज्य वित्त आयोग, इसकी स्थापना क्या होता है, 1993 में होता है। देखिए वित्त आयोग का काम क्या होता है, वित्त आयोग का काम क्या होता है कि केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार और राज्यों की जो अलग अलग सरकार है उनके बीच संपत्ति का, मतलब टैक्स के जो पैसे होते हैं, रिसोर्स संसाधन होते हैं, उसका निश्चित मात्रा में क्या करना, विभाजन करना, या निश्चित किसको, किस राज्य को कितना प्रतिशत मिलेगा, इस सब निर्धारित करना वित्त आयोग का काम होता है। प्रत्येक 5 साल पे इसका गठन होता है वित्त आयोग का। कौन करता है वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, देखिए राज्य वित्त आयोग क्या काम, राज्य, इसमें नाम में ही लिखा है राज्य वित्त आयोग का काम क्या है कि जो राज्य सरकार है और उसमें भी स्थानीय लेवल की सरकार है, पंचायती राज सरकार, नगर निकाय है ना, तो उसको वित्त प्रदान करना। वित्त मतलब पैसा, कैसे, कितना पैसा सरकार देगी, कैसे देगी, किस पंचायत को कितना मिलेगा, वो डिसाइड कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। तो इसका देखिए पंचायती राज सिस्टम कब शुरू हुआ हमारे संविधान में, हमारे देश में 1993 में पंचायती राज सिस्टम संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तब से शुरू है। तो तब ये वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। देखिए एक क्वेश्चन था, मैंने डिटेल में बता दिया, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे भी। ये बिहार बोर्ड का ही मॉडल पेपर है। तो जब इस टॉपिक को, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना रिपीट करें, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वो रिपीट करेगा ही। तो इसको ध्यान से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नीति आयोग क्या है, या योजना आयोग, तो सरकार को योजना बनाने में मदद करने वाला एक सलाहकारी बॉडी है ना, सलाह देने वाली संस्था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी काम है कि देश का विकास, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का विकास क्या हो, कैसे होगा, उसके लिए नियम निर्धारित करना। यही पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आप तो हालांकि उसको भी समाप्त कर दिए मोदी जी, पंचवर्षीय योजना को। लास्ट पंचवर्षीय योजना कब था, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 17 तक चला था, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जो प्रधानमंत्री होगा वही। तो अभी कौन है बताओ, मोदी जी है, तो मोदी जी होंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1952 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, आपको क्या है, इसका स्थापना क्या हुआ था, 1952 में, 6 अप्रैल 1952 को। तो डेट याद नहीं रखना, लेकिन ये थोड़ा सा पूछ लेता है कि कब हुआ था, 1952 में। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या, आपको क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप नए देश का जन्म हुआ। ये तो देखिए हमें पहला और दूसरा वीडियो में डिटेल से इसके बारे में बताया था, है ना। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद क्या है, एक नया देश का जन्म हुआ। उस देश का क्या नाम है बताओ, बताया ना हम लोग पहला और दूसरा वीडियो में डिटेल से। क्लासरूम वाले बच्चे तुम लोग को तो डिटेल से पूरा मैप पे दिखा दिए हैं, कैसे क्या, पूरा स्टोरी बताए हैं लंबा 1 घंटा तक, है ना। तो भारत पाक युद्ध, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था, उसी के तहत 1971 में ही एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वो बांग्लादेश जो अभी बांग्लादेश, उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। तो उसको हम लोग भारत की सहायता से एक नया देश बन गया, जिसे हम लोग क्या बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। भारत ने उसका बहुत सहायता किया था बांग्लादेश के निर्माण में। वहाँ से बहुत सारे लोग, 50 लाख से ज़्यादा लोग भारत में आकर के रह गए थे, है ना। हम लोगों ने सैन्य की भी सहायता की थी, इसलिए पाकिस्तान ने हम लोगों पे हमला भी कर दिया। तो फिर हम लोग युद्ध लड़के उसको एकदम हरा दिए 13 दिन में। तो भारत पाक युद्ध 1971 के बाद 1972 में शिमला समझौता होता है, ये भी पढ़ लिए थे, ठीक है। ऑप्शन देखो, भारत चीन युद्ध ये कब हुआ था, 1962 में, जिसमें कौन जीता था, चीन जीता था,
है ना। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। और एक और युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था क्या? 1965, 65, 71, 99, 3 को युद्ध हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया है। चलो अच्छा क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो आप लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच। कब हुआ था? 1954 में। 1954 ईस्वी में भारत और चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने क्या किया था? 5 नियम बनाए थे, है ना, कि हम लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कि एक दूसरे पे क्या करेंगे? हमला नहीं करेंगे, है ना। और भी क्या था? एक दूसरे से मतलब समान विचारधारा इंटरनल, इस तरह से 5 गो सील मतलब नियम बनाया था, पंचशील 1954 में। तो वो कब साइन हुआ था? 1954 में साइन हुआ था। किसके बीच में? भारत चीन में था। लेकिन ये पंचशील समझौता का उल्लंघन कर देता है चीन, और 1962 में भारत पे अटैक कर देता है। तो पंचशील समझौता किसने साइन किया था भारत की तरफ से? तो बताओ उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही ना हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा दिया था, लेकिन वो चीनी उधर से कसाई बन गया, है ना। चलिए तो इसमें देखिए कई क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 1954 में। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। भारत की तरफ से किसने साइन किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन मैं बोल भी दिया फिर भी आ गया। क्या है क्वेश्चन? कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? अभी बताया ना, 1971 के युद्ध के बाद क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद किस प्रधानमंत्री ने क्या किया था? रिजाइन दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो देखिए आप लोग जानते हैं ना कि प्रधानमंत्री कोई कब तक बना रहेगा? जब तक संसद में उसको बहुमत होगा। अभी बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? 272 सीट चाहिए, है ना। 543 का आधा करेंगे +1, तो बहुमत के लिए 273 सीट चाहिए। तो गठबंधन की सरकार रहती है तो बराबर सरकार गिरने का अथी रहता है। तो लेकिन जब किसी भी सरकार को, या अभी मोदी जी मान के चलो, उसको 272 से कम सांसद का सपोर्ट मिलेगा तो उनकी सरकार गिर जाएगी, है ना। तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा कम से कम। अगर 272 प्रूव नहीं कर पाए तो मोदी जी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उनके पास तो बहुमत है, तो सिद्ध कर दिए कि हमारे पास मत है, विश्वास है जनता का प्रतिनिधि का है विश्वास, तो जनता का विश्वास है, इसलिए प्रधानमंत्री है। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पारित होने के बाद पहले प्रधानमंत्री आपको कौन थे? वीपी सिंह, जिनको क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा, है ना। इनके खिलाफ जो जनता पार्टी जो थी ना, पहले सहयोग दे करके इनको प्रधानमंत्री बना दी, फिर बाद में क्या करे? ये छीन लिए, मतलब अपना सपोर्ट खींच लिया, तो ये प्रधानमंत्री पद से मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इनको 273 सांसद का सपोर्ट नहीं मिला, उससे कम मिला, तो इनको त्याग पत्र देना पड़ा, यानी कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। अच्छा तो सिर्फ क्या बीपी सिंह ही है ऐसे प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था पास होने के कारण? नहीं, और भी 2 प्रधानमंत्री थे आपको। एक थे कौन? अटल जी। हाँ, अटल जी जब 1998 में प्रधानमंत्री बने थे। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। एक 1997 में बने थे, 13 दिन में ही सरकार उनकी गिर गई थी। फिर 98 में 13 महीना चला था, है ना। और फिर आपको एक 1999 से 2004 तक चला था। फिर उसके बाद 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह रहे थे, ठीक है। तो 1998 में जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो उसमें 1 वोट से वो हार गए थे। उनको 273 चाहिए था, उनको 272 ही सांसद समर्थन में आए, जिनके कारण उनको क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा। एक और प्रधानमंत्री थे आपको, HD देवगौड़ा, वो उनको भी अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण 10 महीना के बाद ही क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कौन? अविश्वास प्रस्ताव होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? तो बीपी सिंह। अगर यहाँ पे बीपी सिंह नहीं रहकर अटल जी रहता तो बीपी सिंह ऑप्शन में नहीं रहता तो अटल जी हो जाता। अटल जी और बीपी सिंह दोनों नहीं रहता, अगर HD देवगौड़ा रहता तो वो हो जाता, ठीक है। चलिए अच्छा हाँ, चौधरी चरण सिंह यहाँ पे थे, है ना। चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग बताइए। एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट कांग्रेस पार्टी का 1917 में, है ना, 1917 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन होता है, मीटिंग होता है, उसमें एनी बेसेंट जी को क्या है, कांग्रेस पार्टी का महिला अध्यक्ष चुना जाता है। और अभी तक वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अभी इससे पहले कोई महिला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना था, है ना।
तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दीजिए। अच्छा एक चीज़ और, 1917 में बताओ, भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मतलब मील का पत्थर माना जाता है 1917। जो एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति मोहनदास को महात्मा गांधी बना देता है, वो क्या था? चंपारण सत्याग्रह, है ना, 1917 में हुआ था। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, पूछेगा बार बार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दीजिए, है ना। क्या घुमा देना क्वेश्चन को कि बताओ, अच्छा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अगर पूछ ले तो, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो कौन होगा? सरोजिनी नायडू, है ना। ये कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था ना, कानपुर यूपी में है। कानपुर अधिवेशन में क्या है? एनी बेसेंट जी, सरोजिनी नायडू क्या है? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनेगी। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं ना, एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, ये कहीं और से आकर के भारत में बस गई थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत काम किया भारत के बेटरमेंट के लिए, इन्होंने बहुत काम किया, है ना। इन्होंने क्या था, एक और संगठन की स्थापना की थी उनके साथ, बीजी तिलक के साथ, होम रूल लीग, है ना। होम रूल लीग आंदोलन भी प्रारंभ किया था, और भी बहुत सारा इनका काम है, इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा। तो बाहर से आकर के, लेकिन इंडियन ही हो गई थी, यहीं बस गई थी। सरोजिनी नायडू भारतीय थी, तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अधिवेशन का मतलब मीटिंग, कांग्रेस पार्टी का जो 1925 का कानपुर मीटिंग हुआ था उसमें बनी थी। अधिवेशन कब बनी थी? 1917 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है बार बार। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का पहला महिला अध्यक्ष पूछे तो इंदिरा गांधी जी बनी थी। अच्छा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। कोई दिक्कत क्यों? अच्छा आप लोग बताए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताओ कमेंट करके, ठीक है। चलो, अच्छा भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो आप लोग आसानी से जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति क्या किसके द्वारा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा? नहीं, ये तीनों को मिला करके, ठीक है, ये तीनों को मिला करके क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज हम लोग पढ़ने वाला कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज, हिंदी में उसको कहते हैं निर्वाचक मंडल, है ना। इन तीनों के सदस्यों का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इन तीनों, लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद, विधानसभा के जो विधायक होते हैं, ये निर्वाचित सभी, इन सभी को मिला करके क्या बनता है? निर्वाचक मंडल। और इसी के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव करा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये क्या होता है डिटेल में कभी बताएंगे। चलिए, तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचक मंडल। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कोई चुनाव जीत गया, मान के चलो हम ही जीत गए, ठीक है, तो इनको राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहते होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो इनको क्या कराते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और एक चीज़ बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाएगा? है ना, नहीं देखते मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना, बाकी तो ये तो मोदी जी वाला। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होगा, मुख्य न्यायाधीश, वो। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। कैबिनेट मंत्री को भी राष्ट्रपति। ये पूछा था क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। तो एक ही चीज़ के बाद हमने क्या चीज़, कितना चीज़ को कवर कर लिया, आप ढंग से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जनता पार्टी की का केंद्र में शासन स्थापित हुआ, है ना? तो 1977 में। तो देखिए, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 में। पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी? जनता पार्टी की बनी, है ना। देखिए, एक्चुअली में था क्या, 1947 से लेकर के 77 तक, अभी तक देश में एक ही पार्टी का शासन व्यवस्था रहा, किसका? कांग्रेस पार्टी का, उनका वर्चस्व रहा। 1975 में उसी सत्ता के नशे में चूर होकर के, अहंकार की वजह से क्या, इंदिरा गांधी जी क्या करती है? आपातकाल 1975, 25 जून, है ना, 25 जून 1975 को क्या करती है इंदिरा गांधी जी? आपातकाल की घोषणा कर देती है। 77 तक चलता है। फिर 1977 में बहुत सारा छोटे छोटे पार्टी मिल करके, जिसमें अभी जनसंघ, जो बीजेपी का समझ लीजिए पिताजी हुआ, उसका संस्थापक नींव जो हुआ बीजेपी का, वो जनसंघ, और भी कई सारे पार्टियां मिल करके क्या करती है? एक अलग पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी का क्या नाम रहता है? जनता पार्टी। तो उसी जनता पार्टी की सरकार कब बनती है? 1977 में, है ना। 75 में क्या आपातकाल लागू करती है इंदिरा गांधी जी। तो समझ में आया? कई क्वेश्चन पूछता है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसकी? जनता पार्टी की। कब बनी? तो
77 में। हाँ, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे? तो जनता पार्टी के। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, है ना, ये पूछा जाता है, मोरारजी देसाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने किया था, या संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था? आप लोग जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के डर से तो उन्होंने क्या करा था, आपातकाल लगा दिया था। पता ना 1975 में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में। कहाँ से? गुजरात से शुरू हुआ और बिहार में बड़े पैमाने पे फैला। जिस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, है। तो इन्हीं जयप्रकाश नारायण के डर से इन्होंने ही क्या, दिल्ली में एक बहुत भव्य सभा का आयोजन किया था, जिसमें इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। तो अपने सत्ता के खोने के डर से और भी कई कारण से क्या करते इंदिरा गांधी जी 1975 में आपातकाल लगा देती है। तो उसी में ये बोले थे कि सब किसान एक हो जाओ, छात्र एक हो जाओ, मजदूर एक हो जाओ, सब मिल करके क्या कर दो, क्रांति कर दो। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। तो इसी के भय में आकर के संपूर्ण क्या करते, इंदिरा गांधी जी आपातकाल लगा देती है। तो ये पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का घोषणा किसने किया था? तो यह संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो कोई क्वेश्चन दिक्कत है ना, राजनारायण यही हरा देते हैं इंदिरा गांधी को चुनाव में, कोर्ट में लेकर के। खैर अलग टॉपिक है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको विनोबा भावे दिख रहे थे। विनोबा भावे का संबंध किससे है? भूदान आंदोलन से, है ना। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, है ना? तो विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, आप लोग जानते हैं ना कि आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है ना। तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे? आंसर जान लीजिए, फखरुद्दीन अली अहमद। तो देखिए, आपातकाल संविधान के भाग 18, संविधान में 22 भाग है, उसमें से जो 18 नंबर भाग है उसमें ही आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक क्या है, आपातकाल का वर्णन है। या आपातकाल कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है, क्यों लगा सकता है। आपातकाल भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। इसके तहत क्या, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, पूरे देश में लागू होता है। एक है 356, आर्टिकल 356, इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। जैसे बिहार में कई बार लगा है, यूपी में लगा है, इस तरह से जम्मू कश्मीर में तो कई बार लगा है राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या होता है, उस राज्य विशेष में क्या, वो जो राज्य सरकार रहती है उसको भंग कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब सीधे केंद्र सरकार अपने राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का शासन व्यवस्था करेगी। जैसे कि मान के चलो बिहार में लगेगा कि सरकार, जो राज्य सरकार जो चुनी हुई, जो नीतीश की सरकार है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रही, लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं रहा, उससे है ना भ्रष्टाचार है और भी गैर संवैधानिक काम कर रही है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य सरकार को भंग कर दे, विधानसभा को भंग कर दे और उस राज्य में क्या लगा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लगाएगा? 356 के तहत लगाया। 352 के तहत कौन लगा, राष्ट्रपति लगाया कब? आपको पूरे देश में लगता है। एक और आपातकाल है, तीसरा आपातकाल, अनुच्छेद 360 में। इसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। मैंने पहला और दूसरा वीडियो में डिटेल से बताया। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल, वित्त मतलब पैसा। जब देश का हाल कंगाली के हाल पे हो, दिवालिया होने वाला हो, तो भारत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इसके तहत क्या होता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी, नेता, मंत्री होते हैं, उनकी सैलरी आधा कर दी जाती है, या जरूरत पड़ी तो 10% या पूरा भी कम कर की जाती है। सरकारी खर्चों में कमी की जा सकती है, सरकार के लोग बहुत कम खर्च करते हैं, अन्य चीज़ें की जाती है। वो कब होता है, जब बुरा हाल रहता है। तो हमारे देश में क्या अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगा है? नहीं, एक बार भी नहीं लगा है ना। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, तो आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। पूछता है तो उस समय कौन थे राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए, फखरुद्दीन अली अहमद है तो आपको मुस्लिम ये दिख रहे होंगे नाम से। तो भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति कई हुए, 4 हुए शायद, है ना, 4, 3 कलाम। अच्छा, उनको छोड़ करके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे हिदायतुल्लाह, उसको छोड़ करके 3 ही हुए। चलिए, हाँ, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। उसके बाद आपको कौन आते हैं? वही फखरुद्दीन अली अहमद। और उसके बाद हमारे सबसे प्रिय कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। वो 2002 से लेकर के 2007 तक रहते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, है ना, कलाम सर। चलिए, ज्ञानी जैल सिंह है। तो ज्ञानी जैल सिंह पहले क्या थे? सिख राष्ट्रपति थे, है ना। सिख हमारे देश में बड़े बड़े पद पर जा चुके हैं। राष्ट्रपति तो देख लिए, पहले सिख थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, 10 साल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासित परिषद किस राज्य से संबंधित है। देखिए, बोडोलैंड विवाद असम का ही कुछ पार्ट को काट करके जो वहाँ के कुछ अलग ग्रुप है वो कहते हैं उसको बोडोलैंड बताओ। बोडो एक ट्राइब है उधर असम में, वो चाहता है बोडोलैंड यानी कि असम से ही काट करके एक अलग राज्य बना दिया जाए जिसका नाम क्या रहेगा, बोडोलैंड। तो उसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया, एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। तो वो किस राज्य से संबंधित है, असम से। वहीं पे बोडोलैंड असम को ही काट करके अरुणाचल प्रदेश बना है, नागालैंड बना है, मिजोरम बना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो असम बोडोलैंड स्वायत्त शासित परिषद किस राज्य से है, तो असम में इसके बारे में वर्णन है। तो चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। अगला 50 क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो कितना हो गया लंबा, 35-36 मिनट का हो गया। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चंस, इसके बाद फिर कैसा लगा वीडियो बताइए। और ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको बार बार ध्यान से सुन लीजिए। और आपके पास जो भी गेस्ट पेपर है या किताब है, नोट्स है, अच्छा उसमें जो भी बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिए, सब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के परिदृश्य में क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। पहला वीडियो में तो 5-7 मिनट तो मैं वही बताया हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे नंबर ज़्यादा उठेगा, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।